Section 214B, Power of the Board to Call for Record. सो बेसिकली इस सेक्शन में FPR की कोर पावर डिस्कस की गई है और वो पावर है रिकॉर्ड को मंगवाने की। सो बेसिकली इस सेक्शन में हम लोगों ने बेसिकली ये कवर करना है कि FPR इस ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो डिज़ाइन हुए हैं, उन कवानीन के तहत किसी भी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका रिकॉर्ड बेसिकली एफपीआर मंगवा सकता है, बिकॉज ये सेक्शन इसे ये इख्तियार देता है एफपीआर को। अब ये रिकॉर्ड जो उसने मंगवाना है वो बेसिकली किसके कहने पर मंगवाना है और किस पर्पस के लिए मंगवाना है, और मंगवाने के बाद वो इसके मतलब क्या एक्शन ले सकता है, और इस एक्शन को लेते हुए उसे क्या कंडीशन प्रेसिडेंट यानी लिमिटेशन को मद्देनज़र रखना होगा, ये सारे, और कब ये रिकॉर्ड वो एफपीआर नहीं मंगवा सकती अंडर सेक्शन 214 भी अपने से जो भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत हो रही हैं, इस ऑर्डिनेंस के तहत बने हुए रूल्स के तहत हो रही हैं, उनका रिकॉर्ड कब एफपीआर मतलूब नहीं कर सकती। ये तमाम बातें हमने इस सेक्शन के अंदर पढ़नी है। सो सब सेक्शन 1 में बेसिकली हमें हमारे पहले 4 सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये रिकॉर्ड उसने कब किसके कहने में मंगवाना है, क्यों मंगवाना है, इस मंगवाने के बाद वो क्या एक्शन ले सकता है और उस एक्शन को लेते हुए से क्या प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखना होगा। सब सेक्शन 1 को हम जब पढ़ेंगे तो हमें हमारी ये चारों बातों के आंसर मिल जाएंगे। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है द बोर्ड में ऑफ इट्स ऑन मोशन, यानी कि पहले ही उन्होंने एक्सप्रेसिवली मेंशन कर दिया कि एफपीआर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे कोई दरख्वास्त नहीं दे रहा, बल्कि वो बजाते खुद अपनी अपनी अपने आप को अपनी मंशा पे यानी स्यू मोटो कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस और द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब कि इस ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं यानी इनकम टैक्स रूल 2002, उन कवानीन के तहत किसी भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है हुई है तो उस डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड एफपीआर बगैर किसी की दरख्वास्त के बजाते खुद अपनी मंशा के तहत सियोमोटो उसका वो रिकॉर्ड मंगवा सकता है और उसको एग्जामिन कर सकता है। यानी इसके दो इख्तियारात हैं, उस रिकॉर्ड को वो मंगवा सकता है, उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है। अब ये एक्शन वो लेता क्यों है, किस पर्पस के तहत, वो आगे लिखा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ एज द लीगैलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिसीजन और ऑर्डर पास देयरइन, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और उसके तहत जो रूल बनाए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस डिपार्टमेंट ने जो अपनी प्रोसीडिंग की है और इन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए उसने जो डिसीजन और ऑर्डर पास किया है, क्या वो लीगल है, क्या वो प्रॉपर है। इस रिकॉर्ड को मंगवाने के पीछे इसी पैरामीटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि उसने ये चेक करना होता है कि इन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए जो इस डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग की और कोई ऑर्डर और डिसीजन पास किया, क्या वो लीगल है या प्रॉपर है। इन दोनों चीज़ों के हवाले से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली वो ये रिकॉर्ड मंगवाएगा। एंड में पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट, और फिर उस रिकॉर्ड को मंगवाया जो उसने फिर एग्जामिन किया, उसके बाद उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो ऑर्डर उसे बेहतर लगेगा ना वो उसके हवाले से पास भी कर सकता है। यानी डिपार्टमेंट ने अपनी प्रोसीडिंग की और कोई ऑर्डर डिसीजन पास किया, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो खुद भी कोई एक ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन इस ऑर्डर को पास करते वक्त क्या प्रिकॉशंस उसको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। सो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर इम्पोजिंग और enhancing any tax or penalty than the originally left shall be passed unless the person affected by such order has been given an opportunity of showing cause and of being heard. So basically वो कह रहे हैं कि ये जो अब ये ऑर्डर पास कर रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास होगा, एफपीआर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी जो कि कोई ऐसा टैक्स और पेनल्टी या तो लगा रही हो या तो बढ़ा रही हो जो कि पहले नहीं थी। तब तक ये ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया जाएगा जब तक जो बंदा इस ऑर्डर से अफेक्टेड हो रहा हो उसको सुनने का मौका
यानी फेयर ट्रायल का मौका ना दिया जाए। अब देखें, एज़ पर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जब भी आपने किसी पर्सन पे कोई क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी इम्पोज करनी है तो उसका इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फेयर ट्रायल का, कि उसको पहले सुना जाए। सो यहाँ पर भी बेसिकली कह रहे हैं कि अब आप एक तरह से देखा जाए तो उस पर कोई पेनल्टी लगा रहे हो, यानी कि क्रिमिनल इम्पोजिशन कर रहे हो, या कोई टैक्स लगा रहे हो कि भैया आप ज़्यादा पैसे दो, आप उस पर सिविल ऑब्लिगेशन लगा रहे हो। तो कानून का तकाजा है, उस बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि पहले जो उस पर हो सकता है वो टैक्स और पेनल्टी थी ही नहीं, आप न्यू इम्पोज कर रहे हो, मतलब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उस पर कोई टैक्स और पेनल्टी नहीं लगाई हुई थी, आप लगा रहे हो, या जितनी लगाई थी आप उससे ज़्यादा लगा रहे हो अपने ऑर्डर के तहत। तो ऐसा ऑर्डर आप पास कर ही नहीं सकते जब तक जो बंदा जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर था, जो इससे अफेक्टेड हो रहा है, उसको आप पहले सुन नहीं लेते, यानी उसका फेयर ट्रायल उसको दिया जाएगा। सो आई होप कि सब सेक्शन 1 सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सब सेक्शन 2 के तहत। सब सेक्शन 2 और 3 बेसिकली इन सिनेरियो के बारे में है कि कब ये एफपीआर अपनी ये पावर, मतलब इस ऑर्डिनेंस और रूल्स की को एक्सरसाइज करते हुए किसी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड है वो नहीं मंगवा सकता। कब वो रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता किसी भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग का, ये सब सेक्शन 2 और 3 के अंदर बताया गया है। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इसकी ये है, अगर आप ये कह लेंगे सब सेक्शन इसका जनरल रूल था कि कब वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड मंगवा सकता था, और सब सेक्शन 2 और 3 में है कि वो कब वो ये रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इसकी ये है कि नो प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड इन अ केस वेयर एन अपील इज पेंडिंग। सो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इस सेक्शन के तहत की जो प्रोसीडिंग है वो की ही नहीं जा सकती, वो स्टार्ट ही नहीं की जा सकती इस सिचुएशन में जब उस मैटर के मतलब अपील पेंडिंग हो। अब यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी का जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सब जुडिस, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे कि हमने कहा, डॉक्ट्राइन सब जुडिस इस मैटर से डील करता है कि जब एक ही मैटर के मतलब सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम काउज ऑफ एक्शन पर कोई प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग हो, तो वो उसी सेम मैटर, सेम पार्टी, सेम काउज एक्शन पर जो दूसरी प्रोसीडिंग होती है उसको बार कर देती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जिस प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड आपने मंगवाना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, वो ही उसी प्रोसीडिंग के हवाले से अगर तो ऑलरेडी किसी एपेलेट कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग है, तो फिर अब आप वो रिकॉर्ड कॉल ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहली आप पर एक्सेप्शन हो गई है सेक्शन 214 बी की। दूसरी एक्सेप्शन है टाइम लिमिट के हिसाब से ना, चूँकि मेजॉरिटी टाइम जो है वो हमारे मुल्क का कवानीन यही है कि जब कोई चीज़ टाइम बार्ड हो जाए तो फिर आप उसके मतलब रिलीफ नहीं ले सकते या वो एक्शन नहीं किया जा सकता। सो सबसेक्शन 3 कहता है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल डिसीजन और ऑर्डर। मतलब ये कि जो डिपार्टमेंटल की प्रोसीडिंग थी जिसका रिकॉर्ड आपने मंगवाना था, उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया था और कोई डिसीजन पास किया था। उस ऑर्डर और डिसीजन के आने के बाद तकरीबन 3 साल एक्सपायर हो गए हैं, और उसके बाद अगर अब आप उसका रिकॉर्ड मंगवा रहे हो, तो अब आप वो ऐसा करने का ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। मतलब ये कि अगर अ, तो 2 एक्सेप्शन है सेक्शन 214 बी की, यानी कि कब जो है वो एफपीआर किसी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड नहीं बुलवा सकती और उसे एग्जामिन नहीं कर सकती। नंबर 1 ये, जब उसके मैटर से मुतल्लक ऑलरेडी कहीं पर अपील हो रखी हो, तब बार है। सेकेंडली ये कि जब जो आपने मंगवाना है उस डिसीजन को पास हुए 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब आप वो डिसीजन नहीं मंगवा सकते। अब यहाँ पर जो ऑर्डर बेसिकली एक रिकॉर्ड मंगवाने के हवाले से भी ऑर्डर पास हो रहा है। सेकेंडली जो है वो आप कोई पेनल्टी वगैरह लगा रहे हो या टैक्स इम्पोज कर रहे हो, आपने ज़ाहिर सी बात है जब आप मंगवा ही नहीं सकोगे, तो ये तो बात की बात है ना। तो बेसिकली इधर तक ही आप याद रखें। ये सेक्शन 214 भी हमारे इसी के साथ कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 214 बी के अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एफपीआर कब जो इस ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल डिज़ाइन हुए हैं उन प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी डिपार्टमेंट की कोई प्रोसीडिंग है उसका रिकॉर्ड वो कब मंगवा सकता है, और मंगवाने के बाद क्या एक्शन ले सकता है, उन एक्शन को देखते हुए क्या प्रिकॉशंस लेगा लेते वक्त, और कब वो
उन डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड कॉल नहीं कर सकता एफबीआर। सो ये सेक्शन 214 बी के अंदर बताया गया था।